चंद्रयान 3, आदित्य L1, भारत ने स्पेस में हाल ही में कमाल कर दिया है ना। लेकिन कहते ना, हर बड़ी जीत अपने साथ एक नई, शायद उससे भी बड़ी चुनौती लेकर आती है। तो सवाल ये है कि चांद पर तिरंगा फहराने के बाद अब इसरो के सामने अगली सबसे बड़ी चुनौती क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। याद है वो पल? 23 अगस्त 2023, जब चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की। सच कहूं तो पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। उस एक लैंडिंग ने, उस एक पल ने भारत को दुनिया की टॉप स्पेस पावर्स की लीग में लाकर खड़ा कर दिया। वाकई एक ऐतिहासिक दिन था। तो जाहिर है मन में सवाल आता है कि भाई चांद पर तो पहुंच गए, अब इससे बड़ी चुनौती और क्या होगी? ऐसा लगता है कि सबसे मुश्किल काम तो हो गया, राइट? पर क्या सच में ऐसा है? शायद नहीं, शायद असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली है। इसी को कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ सक्सेस। मतलब जब आपकी सबसे बड़ी कामयाबी ही आपके लिए अगली सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर दे। और इसरो के साथ आप कह सकते हैं कि कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है। और ये जो नई चुनौती है ना, ये किसी रॉकेट साइंस से कम नहीं है, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा पेचीदा है। तो असली मुद्दा क्या है? देखिए, भारत का स्पेस प्रोग्राम सिर्फ एक दो ब्लॉकबस्टर हिट्स के भरोसे नहीं चल सकता। चंद्रयान 3 एक ब्लॉकबस्टर थी, बिल्कुल थी, लेकिन हमें अब पूरी की पूरी एक फिल्म इंडस्ट्री बनानी होगी। एक ऐसा सिस्टम जो लगातार साल दर साल बड़े पैमाने पर सफल मिशन बना सके और चला सके। मतलब हमें हीरोइक मिशन से आगे बढ़कर एक इंडस्ट्रियल सिस्टम बनाने की जरूरत है। तो यहाँ पर ना दो रास्ते सामने आते हैं। एक तरफ है चंद्रयान 3 जैसे हीरोइक मिशन, कमाल के हैं, ऐतिहासिक हैं, लेकिन आप इन्हें हर साल नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ है एक रूटीन, भरोसेमंद सिस्टम बनाने का रास्ता। एक ऐसा सिस्टम जो लगातार लॉन्च करे, बिजनेस करे और अपने साथ साथ पूरे प्राइवेट सेक्टर को लेकर आगे बढ़े। और भारत का भविष्य इसी दूसरे रास्ते पर टिका है। तो ठीक है, ये जो बड़ी चुनौती है, इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसे 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। ये 3 वो बड़ी रुकावटें हैं जिन्हें पार किए बिना भारत अपने स्पेस प्रोग्राम को नेक्स्ट लेवल पर नहीं ले जा सकता। जी हाँ, सिर्फ 3 बड़ी बाधाएं, 3 चीजें जो भारत को एक ग्लोबल स्पेस पावर बनने से रोक रही हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो पहली और सबसे बड़ी बाधा है इसरो का स्ट्रक्चर। आप इसे एक तरह का वन मैन शो कह सकते हैं। आज की तारीख में इसरो ही रिसर्चर है, इसरो ही डेवलपर है, ऑपरेटर भी वही है और मजे की बात, रेफरी भी वही है। अब जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ करेगी तो जाहिर है स्पीड कम हो जाएगी, सिस्टम में एक बॉटलनेक बन जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा GSLV Mk3 रॉकेट। इतना पावरफुल, लेकिन उसका उतना इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। अब एक मिनट के लिए सोचिए, एक $multi-billion की इंडस्ट्री है, लेकिन उसको चलाने के लिए कोई रूल बुक ही नहीं है, कोई नियम कानून नहीं। क्या होगा? कंफ्यूजन होगा, अनिश्चितता होगी और जाहिर है बहुत सारा रिस्क होगा। बस यही हाल फिलहाल भारत के स्पेस सेक्टर का है। और यही है हमारी दूसरी बड़ी बाधा, एक कानूनी खालीपन। हमारे पास कोई कॉम्प्रहेंसिव नेशनल स्पेस लॉ, मतलब एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून है ही नहीं। कोई रूल बुक नहीं है जो प्राइवेट कंपनियों को बताए कि उनके अधिकार क्या हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। अब आप ही सोचिए, जब नियम ही साफ नहीं होंगे तो कोई इन्वेस्टर अपना पैसा क्यों लगाएगा? ये जो अनिश्चितता है ना, यही ग्रोथ को रोक रही है। और फिर आती है तीसरी बाधा, इकोसिस्टम गैप, या कह लें निर्भरता। इसे ऐसे समझिए कि इसरो एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ है और प्राइवेट कंपनियां उसके नीचे उगने वाले छोटे छोटे पौधे हैं। अब जब तक ये पौधे हर चीज के लिए, पानी, धूप, हर चीज के लिए उस बड़े पेड़ पर ही डिपेंडेंट रहेंगे, तो एक घना जंगल, मतलब एक आत्मनिर्भर इंडस्ट्री कैसे बनेगी? बन ही नहीं सकती। तो चलिए, ये तो हो गई समस्याएं, हमने तीनों बाधाओं को समझ लिया। अब बात करते हैं सल्यूशन की। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत कर क्या रहा है? इस खेल के नियम कैसे बदले जा रहे हैं? आइए देखते हैं कि भविष्य की नींव कैसे रखी जा रही है। तो देखिए, सल्यूशन ये है कि एक नया स्ट्रक्चर बनाया जाए। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर खिलाड़ी का रोल, उसकी भूमिका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। मेन मकसद ये है कि इसरो के ऊपर से जो रोजमर्रा के कामों का बोझ है उसे कम किया जाए, ताकि इसरो उन चीजों पर फोकस कर सके जो वो सबसे अच्छा करता है, यानी हार्डकोर R&D और साइंस। इस नए खेल का पहला और सबसे जरूरी खिलाड़ी है इन स्पेस।
आप इसे प्राइवेट सेक्टर के लिए एक सिंगल विंडो की तरह समझ सकते हैं। मतलब अब प्राइवेट कंपनियों को मंजूरी के लिए 10 अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। इन स्पेस ही उन्हें ऑथराइज करेगा, प्रमोट करेगा और रेगुलेट भी करेगा। अगर ये ठीक से काम करता है तो ये एक असली गेम चेंजर हो। फिर आता है दूसरा बड़ा खिलाड़ी, NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। आसान भाषा में कहें तो ये इसरो की कमर्शियल ब्रांच है। उसकी मार्केटिंग और सेल्स टीम, इसका सीधा सा काम है इसरो की टेक्नोलॉजी और सर्विसेज को दुनिया भर में बेचना, बिजनेस लाना और पैसा कमाना, ताकि इसरो को पैसों की चिंता किए बिना अपने रिसर्च पर फोकस करने का मौका मिले। तो अब सवाल ये है कि ये सब मिलकर काम कैसे करेंगे। देखिए, प्लान कुछ ऐसा है। प्राइवेट सेक्टर रूटीन लॉन्च और ऑपरेशन संभालेगा। आयन स्पेस एक रेफरी की तरह पूरे इकोसिस्टम को रेगुलेट और प्रमोट करेगा। NSIL सारा कमर्शियल काम यानी बिजनेस डील्स देखेगा। और इसरो इन सब झंझटों से आज़ाद होकर सिर्फ और सिर्फ फ्रंटियर साइंस और R&D पर फोकस करेगा। मतलब भविष्य की टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। लेकिन ये पूरा नया ढांचा एक चीज के बिना अधूरा है, और वो है एक मजबूत स्पेस लॉ। एक कानून जो साफ साफ बताए कि अगर कोई मिशन फेल होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। इंश्योरेंस के नियम क्या होंगे, अगर कोई विवाद होता है तो उसे कैसे सुलझाया जाएगा। कुल मिलाकर ये कानून इन्वेस्टर्स को एक तरह की सिक्योरिटी और भरोसा देगा। और सच तो ये है कि इस कानून के बिना प्राइवेट सेक्टर से बड़ा पैसा स्पेस में नहीं आने वाला। तो आखिर में इन सारे सुधारों का, इन सारे बदलावों का असली मकसद क्या है? भारत के लिए अगला फ्रंटियर, अगला बड़ा पड़ाव सिर्फ एक और रॉकेट लॉन्च करना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये जो बात आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस पूरी कहानी का सार है। सरकार का इरादा साफ है, स्पेस सेक्टर को बड़ा बनाना है, और इसके लिए इसरो को अपने ऊपर से बोझ हटाना ही होगा। लक्ष्य अब सिर्फ एक एक करके मिशन जीतना नहीं है, बल्कि एक ऐसी इंडस्ट्रियल मशीन बनानी है जो बिना रुके लगातार चलती रहे। और आखिर में पूरा मामला इस एक सवाल पर आके रुक जाता है। भारत का स्पेस ड्रीम इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है। क्या इसरो हीरो की भूमिका से निकलकर एक डायरेक्टर की भूमिका में आ सकता है? क्या वो सब कुछ खुद करने के बजाय पूरे इकोसिस्टम को ताकत देने वाला, उसे रास्ता दिखाने वाला बन सकता है? इस सवाल का जवाब जो भी होगा, वही भारत के स्पेस फ्यूचर की कहानी लिखेगा।